हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 5 के 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, जिसमें हमारा प्रश्न संख्या 1, हमारा प्रश्न संख्या 1 है अनुवांशिकी का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए क्या है? चार्ल्स डार्विन। देखिए, चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद चार्ल्स डार्विन जो उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। इन्होंने अनुवांशिक के सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था और उसके 7 गो लक्षण को, विपरीत लक्षणों को दिखाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 2 देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2, मेंडल ने अपने अनुवांशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपने अनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? अभी हमने आपको बताया मटर के पौधे पर, लेकिन उद्यान मटर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर के पौधे पर मेंडल ने अपने अनुवांशिकता के प्रयोग किया था। अनुवांशिकता का प्रयोग उद्यान मटर के पौधे पर किया था, क्योंकि ये मटर थोड़ा जल्दी उत्पन्न हो जाता है, इसमें लक्षण अच्छे से दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 3 है एक संकर संकरण का बाह्य लक्षणी अनुपात क्या होता है? एक संकर क्रॉस जब कराया जाता है, एक संकर संकरण कराया जाता है, तो इसमें बाह्य लक्षणी अनुपात यानी कि फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप पूछ रहा है एक संकर संकरण में। तो इसमें एक लक्षण का उपयोग किया जाता है। किसी मटर के पादप का एक लक्षण का उपयोग किया जाता है। किसी पौधे के एक लक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिसे एक संकर संकरण कहा जाता है या एक संकर क्रॉस कहते हैं। इसमें जो फिनोटाइप होता है हमारा, वो हो जाएगा 3:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:1। फिनोटाइप मतलब किसी जीव का बाहरी लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 4 देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 5। 4 हम देख लिया ना? हाँ, 4 हम लोगों ने देख लिया, जिसमें 5 नंबर अब देखते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 5 है पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 5 है पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है प्रभाविता का नियम। ये हमारा नहीं होगा। ये मेंडल का प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा है, देखिए, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो हम लोग पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता के नियम भी कहते हैं। ये पृथक्करण नियम क्या है? पृथक्करण नियम में क्या होता है कि जब मेंडल ने अपने मटर के पौधे में जब अनुवांशिकी संकरण कराया था, तो उसमें पहले प्रथम पीढ़ी में
देखिए प्रथम पीढ़ी में समान लक्षण, प्रथम पीढ़ी में समान लक्षण दिखाई दिए थे। मतलब प्रथम पीढ़ी में जो थे विपरीत तथा दूसरा जब प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न होने वाले, देखिए पूरा हल कर दे रहे हैं। देखिए इसमें प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न हुआ था, ये ऐसे होता है प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न संतान। इसमें जब संकरण कराए थे, मेंडल ने संकरण कराए थे, तो इससे उत्पन्न हुए थे ए। दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न संतान, ये क्या है? दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न संतान है जिसमें जीनोटाइप 1:2:1 तथा फिनोटाइप 3:1 होता है, जिसमें जीनोटाइप 1:2:1 तथा फिनोटाइप 3:1 होता है। तब पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? युग्मकों की शुद्धता के नाम से जाना जाता है पृथक्करण के नियम को। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 6, मानव में एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? मानव में एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर 1 है अपूर्ण प्रभाविता, ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वप्रभाविता एवं बहुविकल्पता। स्वप्रभाविता एवं बहुविकल्पता हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी जो है वो स्वप्रभाविता तथा वो जो रक्त समूह होता है वह बहुविकल्पता होता है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 7 है, जिन प्रारूप 1:2:1 का अनुपात किस संकरण से प्राप्त होता है? किस संकरण में प्राप्त होता है? जिन प्रारूप मतलब कि जीनोटाइप 1:2:1 का अनुपात किस संकरण में प्राप्त होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है एक संकरण में 1:2:1 जीनोटाइप प्राप्त होता है, जिन प्रारूप प्राप्त होता है। एक संकरण मतलब कि जब एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। जब दो लक्षणों को संकरण कराया जाता है, दो लक्षणों का संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर कहते हैं। एक संकर में लंबाई से संकरण कराया जाता है, जिसमें लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच संकरण कराया जाता है, जिसमें हमारे जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप 1:2:1 निकल के आता है। चलिए प्रश्न संख्या 8, देखिए हमारा प्रश्न संख्या 8 है, मेंडल के नियमों का एक महत्वपूर्ण अपवाद कौन सा है? मेंडल के नियम का महत्वपूर्ण अपवाद कौन सा है? तो मेंडल ने क्या नियम दिया था कि मेंडल ने हमारा नियम दिया था कि जब किसी पादप के बीच संकरण होता है, संकरण कराया जाता है, कि लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है,
तो उससे जो उत्पन्न संतान होता है उन्हीं दोनों लक्षणों में से एक होता है। तो प्रभाविता का नियम पहला है हमारा प्रभाविता का नियम, जो कि मेंडल का ही नियम था। मेंडल का नियम प्रभाविता का नियम था। पृथक्करण का नियम भी मेंडल का ही नियम था। और तीसरा जो है स्वतंत्र अभिवहन का नियम, यह भी मेंडल का ही नियम था। अतः ये तीनों हमारे नहीं होंगे। महत्वपूर्ण अपवाद पूछ रहा है, तो ये तीनों तो मेंडल के नियम है, तथा ये हमारे होंगे नहीं। अतः ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सहलगानता राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों लक्षण एक साथ वंशानुगत होते हैं। सहलगानता में दो लक्षण एक साथ वंशानुगत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मेंडल का अपवाद। चलिए प्रश्न संख्या 9। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 9 है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। प्रश्न संख्या 9 है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। डाउन सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र, हमारे में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं मनुष्य में, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में हमारा एक गुणसूत्र के वृद्धि हो जाता है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाता है। अतः ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर 47। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है। प्रश्न संख्या 10, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय संगठन क्या है। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय संगठन क्या है। टर्नर सिंड्रोम, देखिए पहले हमारे यहाँ मनुष्य, इसमें गुणसूत्र संख्या 46 होता है, जिसमें नर में 44 प्लस XY तथा मादा में 44 प्लस XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, इसमें पूछ रहा है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या क्या होता है। तो टर्नर सिंड्रोम पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 44 प्लस XXY। टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस XXY, क्योंकि इसमें एगो बढ़ गया है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम में राइट आंसर नहीं होगा। ए ऑप्शन नंबर बी है 44 प्लस एक्स। 44 प्लस एक्स क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की संख्या घट जाती है। एगो गुणसूत्र संख्या है, एगो घट जाता है, तथा 44 प्लस एक्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 44 प्लस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 प्लस 100 राइट आंसर। इसे हमारे चैप्टर 5 के 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपके भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अतः यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा तथा तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।